अस्सलाम वालेकुम। मेरी शादी को अभी कुछ ही अर्सा गुजरा था। मेरे शौहर डॉक्टर थे, उनकी नाइट ड्यूटी थी। मेरे ससुराल में मैं, मेरे शौहर और एक हमारा देवर और एक नंद रहते थे। मेरा देवर हर रोज एक नई फिल्म लेकर आता, जिससे मेरी नंद और वो अकेले बैठकर देखते। एक रोज मैंने देखने की जिद की तो देवर ने कहा, ये तुम्हारे देखने की फिल्म नहीं है, तुम नहीं देख सकती। मैं हैरान थी क्योंकि वो दरवाजे को कुंडी लगाकर देखते थे। मैं रात में वैसे भी बोर हो जाती थी क्योंकि मेरे शौहर सुबह आते थे और जब तक मैं कमरे में अकेली ही होती थी, मेरे देवर और नंद दोनों ही मुझसे बहुत कम बात करते थे। देवर जब भी रात को घर आता, कोई ना कोई फिल्म की सीडी लेता हुआ जरूर आता और फिर मेरी नंद और देवर दोनों कमरा बंद करके बैठ जाते। मेरे ससुराल में एक ही टीवी था जो मेरे देवर के कमरे में ही होता था। मुझे उनकी ये हरकत बहुत अजीब लगती थी, वरना ऐसी कौन सी फिल्म थी जो बंद कमरे में छुपकर देखी जाती। मैं बस सोच कर ही रह जाती। ये भी सोचती कि इस बात का जिक्र अपने शौहर से करूं, फिर ये सोचकर खामोशी इख्तियार कर लेती कि कहीं शौहर ये ना समझे कि मैं उन्हें उनके बहन भाई से बदगुमान कर रही हूँ। आजकल तो बेचारी भाभियां बिला वजह ही बदनाम हो जाती हैं। एक रोज मेरी सुबह आंख खुली तो मेरे शौहर अस्पताल से वापस आए हुए थे। मैं जल्दी से उठी और मुंह हाथ धोकर बावर्ची खाने में चली गई। जल्दी ही अपने लिए और अपने शौहर के लिए नाश्ता बनाया और ट्रे में रखे अपने कमरे में ही ले आई। जब तक मेरे शौहर भी मुंह हाथ धोकर कपड़े तब्दील करके बिस्तर पर बैठ गए थे। आ जाएं, नाश्ता कर लें, मैंने कमरे में दाखिल होते हुए कहा। शुक्रिया प्यारी बेगम, मेरे शौहर ने मुस्कुराते हुए मेरे हाथ से ट्रे लेते हुए कहा। तो मैं भी मुस्कुरा दी। क्या हुआ? हाथ पर मैं चाय का कप उठा रही थी तो मेरे शौहर ने मुझसे पूछा। मैंने हैरानगी से कहा कि ये जला है क्या? मेरे शौहर ने मेरे हाथ को करीब से देखते हुए पूछा। ओह हाँ, मैं भूल गई थी, बावर्ची खाने में काम करते हुए जल गया था। फिर रात खाने के बर्तन धोए तो पानी की वजह से छाला बन गया। मैंने याद आने पर अपने शौहर को बताया। एहतियात से किया करो ना, मेरे शौहर ने मुझे ताकीद करते हुए कहा। जैसे आपका हुक्म, मैंने मुस्कुराते हुए ड्रामाई अंदाज में कहा। छोटी को कहा करो मदद किया करे तुम्हारी घर के कामों में, मेरे शौहर ने नाश्ता करते हुए कहा। मैं कुछ सोचते हुए खामोश हो गई। क्या हुआ? मैंने कोई जवाब ना दिया तो मेरे शौहर ने पूछा, आपकी बहन तो सारा दिन अपने कमरे में ही रहती है और रात होते ही आपका भाई आ जाता है, फिर तो दोनों कमरा बंद करके ही बैठे रहते हैं। वो मुझसे बात तक नहीं करती, तो मैं काम का कैसे कहूँ? मैंने दिल में आई बात फौरन अपने शौहर को बता दी। चलो मैं खुद कह दूंगा, मेरे शौहर ने सोचते हुए जवाब दिया। अच्छा भाई, आप नाश्ता करके आराम कर लें, मैंने अपने शौहर से कहा, क्योंकि मैं जानती थी वो थके हुए आए होंगे। तुम भी नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है, मेरे शौहर ने कहा। फिर हम दोनों ने एक साथ बैठकर नाश्ता किया। उसके बाद मैं कमरे की लाइट बंद किए बर्तन समेटे बावर्ची खाने में आ गई और अपने मामूल के कामों में मसरूफ हो गई। मैं भी सहन का झाड़ू देकर थकी हुई सांस लेने के लिए 2 मिनट सहन में रखी चारपाई पर ही बैठ गई। फिर मेरी नंद आ गई। भाभी नाश्ता बना दो, उसने हुक्म करने के अंदाज से कहा था। मेरी नंद का बात करने का अंदाज ऐसा था जैसे सामने वाले उसके गुलाम हो और वो मालकिन। मुझे शुरू से ही उसका रवैया बहुत अजीब लगता था, लेकिन मैं घर का माहौल ना खराब हो इसलिए खामोश रहती थी। मैं चुपचाप बावर्ची खाने में आ गई। नाश्ता बनाकर मैंने अपनी नंद के सामने रखा जब तक मेरा देवर भी उठ गया था। फिर मैंने उसे भी नाश्ता बनाकर दिया और अपने कमरे में आ गई। मैं अपने देवर के सामने कम ही जाया करती थी क्योंकि मुझे उसकी नजरें बहुत अजीब लगती थी। मुझे ऐसा महसूस होता था। मैं कमरे में आकर बिस्तर पर बैठ गई। मेरे हाथ में दर्द की शदीद लहरें सी उठ रही थी। मेरी आंखों में आंसू भर गए थे। इतने में मेरे शौहर की आंख खुल गई। क्या हुआ? मेरे शौहर ने फिक्रमंदी से पूछा। वो बावर्ची खाने में काम कर रही थी तो जले हुए पर पानी लगने की वजह से दर्द होने लग गया। मैंने अपने आंसू साफ करते हुए अपने शौहर को बताया। अरे तो तुम रहने देती ना काम, मेरे शौहर ने जवाबन कहा और उठ बैठे। लाओ दिखाओ मुझे, मेरे शौहर ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा और फिर जिद करके मुझे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने मेरे हाथ में पट्टी बांधी थी और साथ ही कुछ दवाइयां भी दे दी। अस्पताल से मैं घर आई तो घर का सारा काम वैसे ही पड़ा हुआ था। नाश्ते के बर्तन जो मैंने अपनी नंद और देवर को दिए थे वैसे के वैसे ही सहन में रखे चारपाई पर पड़े हुए थे। मुझे बहुत गुस्सा आया लेकिन खामोश रही। बर्तन अब तक यहीं रखे हुए हैं, मेरे शौहर ने सहन में रखी चारपाई पर बैठते हुए पूछा। वो अस्पताल जाने से पहले आपकी बहन और भाई को नाश्ता दिया था तो वो बर्तन ऐसे ही छोड़कर चले गए। मैं भी उठा लेती हूँ, मैंने कहा और बर्तन समेटकर ट्रे में रखने लगी। तुम रहने दो, डॉक्टर ने मना किया है काम करने से, वरना जख्म बढ़ जाएगा, मेरे शौहर ने कहा और मुझे अपने साथ चारपाई पर बैठने का इशारा किया। तो मैं इस बात में सर को जम्बश देती उनकी
उनके पास बैठ गई। छोटी, मेरे शौहर ने अपनी बहन को आवाज दी। मेरे शौहर अपनी बहन को छोटी कहकर पुकारते थे। उनकी शायद शुरू से ही आदत थी, वरना उनकी बहन कहीं से भी छोटी नहीं लगती थी। वक्त पर शादी हो जाती तो अब तक तो छोटे छोटे बच्चों की अम्मा होती। जी भाई, बुलाया आपने? मेरी नंद मोबाइल पर उंगलियां चलाते हुए मसरूफ से अंदाज में पूछने लगी। ये बर्तन समेट कर बावर्ची खाने में ले जाओ और इन्हें धोकर भी रख लेना, मेरे शौहर ने मेरी नंद से कहा। क्यों? मेरी नंद ने हैरत से पूछा। इतना हैरान होने की बात नहीं, तुमने खाया है ना, तो उठाकर धो लोगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब रहते घर में सब लोग हैं तो काम सिर्फ कोई एक ही क्यों करे? और वैसे भी डॉक्टर ने तुम्हारी भाभी को पानी में हाथ डालने से मना किया है, मेरे शौहर ने नंद से कहा। तो मेरी नंद ने पैर पटके और बर्तन उठाए बावर्ची खाने में चली गई। मैंने मशकूर नजरों से अपने शौहर को देखा। मेरे शौहर बहुत अच्छे थे, वो मेरा बहुत ख्याल रखते थे। मुझे किसी भी चीज की कोई परेशानी ना होती थी, हर सहूलत मौजूद थी। बस मुझे मेरी नंद और मेरे देवर का रवैया बहुत अजीब सा लगता था। वो दोनों अपनी ही दुनिया में मगन लगते थे, ना ही बात करने की उन्हें जरा बराबर तमीज थी। जबकि मेरी नंद और मेरे देवर के बरकस मेरे शौहर बहुत ही सलीके और तमीज से बात करते थे। मुझे तो कभी कभी लगता कि जरूर मेरे शौहर को अम्मा ने कहीं से गोद लिया होगा, या फिर मेरे देवर और नंद को। मैं खुद ही सोचकर अपनी ही सोच पर हंस देती। शाम को मेरे शौहर अपनी ड्यूटी पर चले गए तो मैं सहन में आकर बैठ गई थी। मेरी नंद बावर्ची खाने में थी, क्योंकि मेरे शौहर ने सख्ती से ताकीद की थी मेरी नंद को कि मुझे घर का कोई काम नहीं करने देंगी। मेरी नंद अपने भाई की बात मानते हुए आज बावर्ची खाने में खाना बना रही थी। कुछ ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन है? मैंने दरवाजे के पास जाते हुए पूछा। भाभी, मैं, मेरे देवर ने कहा तो मैंने दरवाजा खोल लिया। फिर मेरा देवर घर में दाखिल हुआ तो सीधा मेरी नंद के कमरे में चला गया। लेकिन जब मेरी नंद को कमरे में ना पाया तो आवाज देने लगा। फिर मेरी नंद ने बावर्ची खाने से आवाज लगाई तो वो बावर्ची खाने में चला गया। दोनों आपस में आहिस्ता आहिस्ता कुछ बातें कर रहे थे। मैं सहन में रखी चारपाई पर ही बैठी हुई थी। मुझे उनकी आवाजें सही से सुनाई नहीं दे रही थी। फिर अचानक मेरे देवर का फोन बजने लग गया तो वो कोई सीधी मेरी नंद को देता हुआ फोन कान से लगाए घर से बाहर निकल गया। मेरी नंद ने खाना पकाते हुए बस सीधी वहीं बावर्ची खाने में रख दी। मैं बावर्ची खाने के बाहर रखी टैंकी से पानी ले रही थी, लेकिन मेरी नजर उन दोनों पर ही थी। बावर्ची खाने में आ गई। फिर मेरी नंद सब्जियां काट रही थी, उनसे बातें करने लग गई। वो मुंह बनाए कुछ बातों का जवाब देती और कुछ को इग्नोर कर देती। मैंने उसकी नजरों से बचकर वो सीढ़ी अपने पल्लू में छुपा ली। मैं बावर्ची खाने से बाहर निकलने लगी थी कि वो सीढ़ी मेरे पल्लू से निकलकर जमीन पर गिर गई। मेरी नंद ने फौरन मुझे देखा। ये कहाँ से आई? मैंने अनजान बनते हुए वो सीढ़ी उठाई ताकि मेरी नंद को मुझ पर शक न हो कि मैं उस पर अपने देवर पर नजर रख रही हूँ। ये मेरी है, मुझे दे। मेरी नंद ने झट से मेरे हाथ से वो सीढ़ी छीन ली और जल्दी से वो सीढ़ी लेती हुए अपने कमरे में चली गई। खाना खाकर फारिग हुए तो मेरी नंद और मेरे देवर हमेशा की तरह अपने कमरे में कोई फिल्म लगाकर बैठ गए और दरवाजे की कुंडी लगा ली। मैं बोर होती हुई अपने कमरे में चक्कर काट रही थी। फिर अपने घर पर फोन मिलाकर बातें करने लग गई और फिर पता ही नहीं चला कि कब आंख लग गई। अगले रोज मैं सुबह उठकर मामूल के कामों में मसरूफ हो गई। फिर काम से फारिग हुई तो मेरे शौहर ने कहा कि जब तक मेरा हाथ ठीक नहीं हो जाता मैं अपने मेके रुक जाऊं ताकि मुझे आराम मिले तो हाथ जल्दी ठीक हो जाए। मैं जल्दी जल्दी तैयार हुई और बैग में चंद कपड़ों के जोड़े डाले और अपने शौहर के साथ अपने मेके चली गई। मैं सुबह उठी तो मेरे शौहर की कॉल आ गई। थोड़ी देर उनसे बात की, फिर वो थके हुए थे, सो गए। अम्मा ने नाश्ते के लिए बुलाया। मैं नाश्ते के लिए सहन में आ गई। अम्मा मेज पर नाश्ता लगा रही थी। फिर हम सबने एक साथ नाश्ता किया। मैं मेज से बर्तन समेटने लगी। अरे बेटा, रहने दो, मैं ये काम कर लूंगी, अम्मा ने मुझसे कहा। नहीं अम्मा, मैं कर लूंगी, वहाँ भी तो करती हो ना, यहाँ भी कर लूंगी, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, कोई जरूरत नहीं, आराम के लिए आई हो तो आराम करो, वरना दामाद जी क्या कहेंगे कि मेरी सास ने मेरी बीवी को आराम भी ना करवाया। अम्मा ने हंसते हुए कहा और मेरे हाथ से बर्तन लेकर बावर्ची खाने में चली गई। मैं अभी वहाँ ऐसे ही बैठी हुई थी, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने पूछा तो मालूम हुआ कि मेरी सहेली जो हमारे ही मोहल्ले में रहती है, उसे मेरे आने की इत्तला मिल गई थी। वहाँ मुझसे मिलने के लिए आ गई थी। कैसी हो? मेरी सहेली ने मुझसे गले मिलते हुए पूछा। ठीक हूँ, तुम सुनाओ, मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। मैं भी ठीक हूँ, उसने जवाबन कहा। आओ ना, खड़ी क्यों हो? मैंने उसे सहन में रखी चारपाई पर बैठने का इशारा करते हुए कहा तो वो बैठ गई। फिर मैं भी उसके साथ बैठ गई। इतने वक्त बाद आई हो, भूल ही गई हो हमें तो, मेरी सहेली ने मुंह बनाते हुए कहा। बस यार, शादी के बाद इंसान मसरूफ हो जाता है, मैंने जवाबन कहा तो वो हंसी। ओहो, तब दुल्हे भैया ने कैसे भेज दिया रुकने के लिए? मेरी सहेली ने मुझे छेड़ते हुए पूछा। वो तो उसका हाथ चल गया था ना, इसीलिए आराम करने के लिए आई है, वरना अब भी उसे अपनी अम्मा कहाँ याद आई थी। मेरी अम्मी ने बावर्ची खाने से आते हुए नाराजगी का इजहार करते हुए कहा। मेरी प्यारी अम्मा, मैंने अम्मा के गले लगते हुए कहा। बस बस, अम्मा ने हंसकर कहा। तुम दोनों बैठ कर बातें करो। अम्मा कहती हुई दोबारा बावर्ची खाने में चली गई।
दोनों पुरानी बातों में मसरूफ हो गए। तुम्हें याद है गुलशन खाला रहती थी हमारे मोहल्ले में, जिन्होंने अपने शौहर के इंतकाल के बाद साथ वाले राशिद चाचा से शादी की थी? मेरी सहेली ने पूछा। हाँ याद है। क्यों, क्या हुआ? मैंने हैरानगी से पूछा। गुल खाला ने जब साथ वाले राशिद चाचा से शादी की तो राशिद चाचा का पहले से ही एक बेटा था, जिसका अक्सर हम मोहल्ले में सुनते रहते थे। किसी न किसी से झगड़ा हो गया है, मेरी सहेली ने कहना शुरू किया। हाँ ये सब बातें तो मुझे याद है, मुझे तो शुरू से ही उनका बेटा मशकूक लगता था। मैंने याद आने पर कहा, हाँ पता है अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ? गुलशन खाला एक दिन उस लड़के के कमरे में चली गई तो उन्होंने देखा कि वो अपने कमरे में बैठा मोबाइल पर फहश तस्वीर देख रहा था। लड़के को जैसे ही मालूम हुआ कि गुलशन खाला ने उसे देख लिया है, उसने डरने की बजाय ढिठाई से गुलशन खाला को ही धमकियां देनी शुरू कर दी कि उन्होंने अगर किसी को ये राज बताया तो उनके साथ अच्छा नहीं करेगा। लेकिन फिर भी गुलशन खाला ने वो राज सच्चा को बता दिया। उन्होंने अपने बेटे को बहुत मारा और वो लड़का गुस्से में घर छोड़ गया। एक दिन गुलशन खाला किसी काम से घर से बाहर गई थी। उनके पहले शौहर से जो उनकी बेटी थी वो घर पर ही थी। उस लड़के ने उसके साथ ज्यादती कर ली। बेटी ने उसी वक्त खुदकशी कर ली थी और वो लड़का फरार है। बेचारी गुलशन खाला बहुत रोती है। मेरी सहेली ने बताया तो मैं हैरान रह गई। बहुत अफसोस हुआ सुनकर। मैंने अपनी सहेली से कहा, मुझे ये सब सुनकर बहुत अफसोस हुआ था। फिर थोड़ी देर बाद मेरी सहेली अपने घर चली गई, लेकिन मेरे जहन में ये सब बातें नहीं निकल रही थी। फिर मैंने अपनी सहेली के साथ गुलशन खाला के घर अफसोस करने चली गई। उन्हें देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा था। जवान बेटी का गम बहुत बड़ा था उनके लिए। कुछ अर्सा पहले ही तो मैंने इन्हें देखा था और इतने से वक्त में ये क्या से क्या हो गया था। फिर मैं घर आ गई। कुछ दिन लेके रुकने के बाद मेरे शौहर मुझे लेने आ गए और मैं उनके साथ घर आ गई। मेरा हाथ भी अभी तक बिल्कुल ठीक हो चुका था। मेरे शौहर मुझे घर छोड़कर अपनी नाइट ड्यूटी पर चले गए। मुझे पानी की प्यास लगी तो बावर्ची खाने में पानी लेने चली गई। पानी की बोतल और गिलास लिए मैं कमरे में आ रही थी कि मेरा गुजर मेरी नंद के कमरे के सामने से हुआ। क्योंकि बावर्ची खाने और मेरे कमरे के दरमियान में मेरी नंद का कमरा था, मुझे कमरे से कुछ आवाजें आ रही थी, लेकिन आवाजें इतनी आहिस्ता थी कि मैं सही से सुन नहीं पा रही थी। मैंने दरवाजे से कान लगाते हुए सुनने की कोशिश की तो मैं दंग रह गई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने टीवी में किसी रोती हुई लड़की की वीडियो लगाई हुई है। मैं कुछ और सुनने की कोशिश करती, इससे पहले मेरे हाथ से गिलास छूट गया। मैं गिलास उठा ही रही थी कि मेरे देवर ने दरवाजा खोला। यहाँ क्या कर रही हो? मेरे देवर ने गुस्से से पूछा। पानी लेने आई थी, अपने कमरे में ही जा रही थी। ये गिलास गिर गया, मैंने जल्दी से कहा। मैंने कमरे में झांक कर देखा, वो मेरी नंद बिस्तर पर बैठी हुई थी। जिसे देखकर लग रहा था वो मुझे देखकर घबरा गई। सामने ही टीवी पर कुछ चल रहा था जिसमें से अब भी किसी लड़की की आवाज आ रही थी। मेरी नंद ने मुझे देखकर फौरन टीवी बंद कर दिया। अजीब बदतमीज है। मैंने मुंह में बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में आ गई। मैं कमरे में आकर बैठी हुई थी, मेरे शौहर की कॉल आ गई। कुछ देर उनसे बात करने के बाद वो मसरूफ हो गए तो मैं भी सोने के लिए लेट गई। बार बार मेरे जहन में अपनी सहेली का बताया हुआ किस्सा घूम रहा था। क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि मेरी नंद और देवर भी कोई फहाश तस्वीर और वीडियोस देखते हों? तभी तो मुझे नहीं आने देते। वरना ऐसी कौन सी फिल्म है जिसको सबसे छुप कर देखा जाए? लेकिन ये तो कितना बड़ा गुनाह है। ये तो आंखों का जिना है और जिना की तो कोई माफी नहीं। लेकिन क्या वाकई ऐसा है या ये सब मेरा वहम है? मुमकिन है ऐसी कोई बात ही ना हो, उन दोनों की फितरत ही ऐसी हो, सबसे अलग रहने की। तभी वो दोनों ना ही मुझसे ज्यादा घुलते मिलते हैं और ना ही मुझे अपने साथ फिल्म दिखाते हैं। लेकिन अब मेरे दिल में अजीब से वसवसे बैठ गए थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मुमकिन था कि ये सब बातें सिर्फ मेरा वहम हो। ये सब बातें सोचते सोचते मेरा सर दर्द करने लग गया था। मैंने नींद की दवाई ली और सो गई। सुबह उठी तो मामूल के मुताबिक मेरे शौहर नाइट ड्यूटी से आकर सो गए थे। दवा के जरिए से मेरी आंख ही न खुली। उनके आने पर मैं अपने शौहर को चादर उड़ाती गुस्ल खाने चली गई। नहा धोकर तैयार हुई और नाश्ता बनाने की घर से बावर्ची खाने में आई। नाश्ता बनाया जब तक मेरे शौहर भी उठ गए थे। मैंने साथ ही दोनों के लिए भी नाश्ता बनाया और ट्रे में रखकर कमरे में आ गई। मैं और मेरे शौहर नाश्ता कर रहे थे, लेकिन मैं अब तक इन्हीं बातों में उलझी हुई थी। कहाँ गुम हो? मेरे शौहर ने पूछा तो मैंने सोचा उन्हें सारी बात बता दूं। लेकिन ये सब मेरा वहम हुआ तो शौहर मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मैं उन्हें उनके भाई और बहन से बदगुमान कर रही हूँ। मुझे पहले मामले की तहकीक करनी होगी, फिर ही किसी से कुछ कहूंगी। मैंने दिल में सोचा और कुछ नहीं कहकर नाश्ता करने लग गई। अगली रात में उनके आने से पहले ही कमरे में छुपकर बैठ गई, क्योंकि अब मुझे सारी सच्चाई जाननी थी। कुछ ही देर बाद मेरा देवर और मेरी नंद कमरे में दाखिल हुए और हमेशा की तरह उन्होंने दरवाजे पर कुंडी लगा ली थी। मैं खामोशी से बैठी हुई थी। मेरे देवर ने अपनी जेब से एक सीढ़ी निकाली और लगाई। मैं फिल्म के शुरू होने का इंतजार कर रही थी, ताकि क्या सच है और क्या ये सिर्फ मेरा वहम है सब मालूम हो जाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने फिल्म लगाई, मैं देखकर अपनी ही सोच पर शर्म से पानी पानी हो गई। वो फिल्म तो फिल्म नहीं थी, बल्कि किसी जगह की रिकॉर्डिंग थी। देखने से मालूम हो रहा था कि कोई छोटा सा कमरा है
जिसमें एक दरवाजा और एक खिड़की नजर आ रही थी। इसमें कई सारे बच्चे थे जिन सबकी उम्र 5-6 वर्ष से 15-16 साल तक की थी। उनमें लड़के लड़कियां दोनों मौजूद थे और बेहाल से कमरे में पड़े हुए थे। उन्हें देखने से ही मालूम हो रहा था कि जैसे उन्हें काफी दिन से यहाँ हुआ करके रखा हो। उनमें से एक लड़की बेतहाशा रो रही थी और साथ साथ कह रही थी उसकी माँ बीमार है, वो उसका इंतजार कर रही होगी। वो लड़की तकरीबन 16 साल की थी। उसकी आवाज में पहचान गई थी। उस दिन जब मैंने कमरे के बाहर से आवाजें सुनी थी वो इसी लड़की की थी। मैं तो ये सब देखकर दंग रह गई। मेरा देवर और मेरी नंद इतने घटिया थे और इतना गरा हुआ काम कर रहे थे। लोगों के बच्चे अगवा करते थे। किसी के घर से तावान की रकम आई? मेरी नंद ने पूछा। नहीं, सारे के सारे गरीब ही लगते हैं, मेरे देवर ने जवाब दिया। फिर क्या करना है इनका? मेरी नंद ने बेजारी से पूछा। क्या करना है? इन लड़कियों को मेरा एक जानने वाला है, वो दुबई में सप्लाई कर देगा। और बाकी ये लड़के बच्चे हैं, इनका भी कोई ना कोई बंदोबस्त कल तक करके जान छुड़वाऊंगा ताकि और बच्चे रखने की जगह बने, मेरे देवर ने कहा। उसकी थोड़ी देर बाद वो दोनों सो गए थे। मैं बिना आवाज किए कमरे से निकली और अपने कमरे में आ गई। वो सब देखकर मेरा दिमाग ही घूम गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं क्या नहीं। मुझे इन सब बच्चों को बचाना था। मैं सारी रात कमरे में टहलकर जागती रही। फिर फजर की अजान हुई तो नमाज अदा की। उसकी कुछ देर बाद ही मेरे शौहर आ गए थे। क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों हो? मेरे शौहर ने फिक्रमंदी से पूछा। फिर मैंने डरते डरते सारी बातें उन्हें बता दी। पहले तो मेरे शौहर को ये सब झूठ लगा, उन्होंने यकीन ना किया। लेकिन मैंने उनके साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया और उन्हें भी उस रोज कमरे में लेकर छुप गए। वहाँ होती हुई सारी कार्रवाई भी रिकॉर्ड कर ली। मेरा शौहर तो उसी वक्त उनके सामने जाने वाला था, लेकिन मैंने उन्हें ऐसा कुछ न करने दिया। कमरे से बाहर आते ही मेरे शौहर ने अपनी बहन भाई की मदद करने की बजाय इंसानियत का फर्ज अदा किया और दोनों के कारनामे के इत्तला पुलिस को करके सब बच्चों को बाहिफाजत अपने अपने घर पहुंचा दिया था। देवर और नंद अब जेल में मौजूद थे और अपने किए की सजा भुगत रहे और अपनी जिंदगी में बहुत खुश हों। और मेरे शौहर की मोहब्बत उस वाक़े के बाद कोई कमी ना आई। वो बहुत मुतमईन है कि उन्होंने सच का साथ दिया। इंसान कितनी ही होशियारी से क्यों ना गलत काम कर ले, वो एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। नाज़रीन, आपको हमारी वीडियो